दोस्तों, अक्सर हमने मिड एज में आ चुके लोगों को ये कहते हुए जरूर सुना होगा कि काश 20-30 साल पहले हमने ये प्रॉपर्टी कम कीमत में खरीद ली होती तो आज हम इस प्रॉपर्टी को बेचकर काफी अमीर हो गए होते। या फिर कई बार हम भी ये सोचने लग जाते हैं कि काश समय रहते सही जगह पर पैसे इन्वेस्ट कर दिए होते तो आज वही पैसा डबल या ट्रिपल हो जाता और हम वेल्दी पर्सन के लिस्ट में आ जाते। कुल मिलाकर अगर सही ढंग से छोटी एज में ही पैसे को ठीक से मैनेज कर लेते और सही जगह इन्वेस्ट कर देते तो आज लखपति या करोड़पति होते। लेकिन अब तो काफी देर हो चुकी है। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज्यादा है कि सारा कमाया हुआ पैसा कहाँ खर्च हो जाता है पता ही नहीं चलता। ऐसे में इन्वेस्टमेंट का तो सोच ही नहीं सकते। अब टाइम निकल चुका है और अमीर नहीं बन सकते। अगर आप भी यही सेम थिंकिंग रखते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी भी देर नहीं हुई है, क्योंकि आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे टैक्टिक्स और स्ट्रेटजीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसको फॉलो करके आप अभी भी ऑटोमेटिक वे में अमीर बन सकते हैं। नो मैटर आपकी एज 30 है, 35 है या 40। और अगर आप अर्ली एज में है तब तो आपको डेफिनेटली इस वीडियो को देखना चाहिए ताकि आपको उन गलतियों के बारे में पता चल सके जो मिड एज वाले कर चुके हैं और आप उन गलतियों को ना करें। दोस्तों वीडियो लंबी जरूर है लेकिन काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। सब कुछ जानने के लिए बस आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। जिन स्ट्रेटजीज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो हमने बुक द ऑटोमेटिक मिलियनेयर और स्टार्ट लेट फिनिश रिच नाम की बुक्स से ली हैं, जिसके ऑथर है डेविड बाक। बेसिकली ये वीडियो खास उन लोगों के लिए है जो अपने मिड एज में पहुंच चुके हैं और ये सोचते हैं कि अब टाइम हाथ से निकल चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता है। वैसे देखा जाए तो अक्सर 35 to 40 इयर्स एज ग्रुप वाले लोगों को ये काश वाला मलाल जरूर होता है। सही टाइम पर सही डिसीजन नहीं ले पाते, जिसके बैड आउटकम्स को आज फेस करना पड़ रहा है। लेकिन इसमें इनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि एक तो 20-25 साल पहले राइट गाइडेंस नहीं मिल पाती थी, इन्फॉर्मेशन की काफी कमी थी। जैसा आज हम इंटरनेट को इजीली एक्सेस कर पाते हैं वैसा पास्ट टाइम में पॉसिबल नहीं था। पहले के टाइम में या तो हमारे हाथ में मोबाइल नहीं था या फिर इंटरनेट की स्पीड बहुत ही ज्यादा स्लो थी। ऊपर से डेटा पैक का चार्ज सोने के बराबर था। और आज देखिए चुटकियों में एक मोबाइल पर क्लिक करने भर से जरूरी इंफॉर्मेशन इजीली मिल जाती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अपनी ओवरऑल नेट वर्थ को कैसे इंक्रीज करें। आज जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से एक नौकरी हाथ लगी है जिसे करने का वैसे ही मन नहीं होता, लेकिन क्या करें, कंधे पर बहुत सी जिम्मेदारियां जो है, लाइक घर के बहुत सारे खर्चे, लोन रीपेमेंट एंड EMIs। ऐसे में चाहकर भी फ्रस्ट्रेट करने वाली इस एकमात्र जॉब को छोड़ नहीं सकते। अब ऐसे में करें तो करें क्या? क्या अब ऐसे ही पूरी जिंदगी कमियों में गुजारनी पड़ेगी? क्या अब अमीर बनने का सपना बस सपना ही रह जाएगा? तो बता दें कि आप बिल्कुल अमीर बन सकते हैं। दोस्तों बस जरूरत है इस वीडियो में बताए गए इंपॉर्टेंट लेसन्स को ठीक से समझने की, जो डेविड बाक की बुक से ली गई है। तो चलिए वन बाय वन लेसन्स को समझते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं डेविड बाक की बुक द ऑटोमेटिक मिलियनेयर की, जिसका सेंट्रल लेसन है पे योरसेल्फ फर्स्ट। ऑथर डेविड बाक अपने इन्वेस्टमेंट्स एंड सेविंग्स को ऑटोमेट करने पर जोर देते हैं ताकि आप अपनी मंथली इनकम में से कुछ स्पेंड करने से पहले इसके मेन पोर्शन को वेल्थ बिल्डिंग में लगाएं। चलिए फर्स्ट लेसन को डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं। लेसन नंबर 1, पे योरसेल्फ फर्स्ट। दोस्तों पे योरसेल्फ फर्स्ट का कॉन्सेप्ट कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि यह तो पर्सनल फाइनेंस का फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो काफी सालों से चला आ रहा है। ऑथर डेविड बाक ने भी अपने बुक में इस इम्पोर्टेंट लेसन को कवर किया है। पे योरसेल्फ फर्स्ट का कॉन्सेप्ट इस बात पर जोर देता है कि जो भी मंथली इनकम होती है उसमें से अपनी सहूलियत के अनुसार कुछ हिस्सा सबसे पहले खुद के लिए निकाल लीजिए, या यूं कहूं कि उसे सेव कर लीजिए और फिर उस अमाउंट को हर महीने सही जगह इन्वेस्ट करते जाइए। आपको पता भी नहीं चलेगा और इनकम में से बचाई गई कुछ सेविंग्स से जब आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते चले जाएंगे तब एक टाइम आएगा जब छोटी सी दिखने वाली यह सेविंग एक बड़े नेट वर्थ के रूप में आपके पास होगी। चलिए एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। मान लीजिए आपकी मंथली इनकम 30,000 रुपए पर मंथ है, तो मंथ एंड में पहले सारे जरूरी खर्चे निकालने के बाद जो बचता है उसे सेविंग में डालने के बजाय पहले खुद को पे कीजिए। लेट्स सपोज आपने अपनी कमाई में से 10% हिस्सा यानी 3,000 रुपए सबसे पहले अपने लिए निकाल लिए और इसे सही जगह इन्वेस्ट कर दिया, जैसे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब बचे हुए अमाउंट यानी 27,000 रुपए से अपना मंथली एक्सपेंस कर सकते हैं, जैसे रेंट देना, ग्रोसरीज एंड बिल पेमेंट करना। तो इस तरह से अगर आप अपनी सेविंग को प्रायोरिटाइज करेंगे तो एट द एंड आपके पास एक बड़ी वेल्थ क्रिएट हो जाएगी। लेकिन जैसा कि आपकी एज 35-40 हो चुकी है तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में पता ही नहीं चलता कि सारा कमाया पैसा कहाँ चला जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप पे योरसेल्फ फर्स्ट ट्वाइस कॉन्सेप्ट का सहारा ले सकते हैं, यानी सबसे पहले अपनी मंथली इनकम में से 10% हिस्से को शॉर्ट टर्म गोल में सेव एंड इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि इमरजेंसी आने पर इस अमाउंट को यूज किया जा सके। इसके बाद अगेन मंथली इनकम के
5% हिस्से को लॉन्ग टर्म गोल में सेव एंड इन्वेस्ट करें ताकि फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनी रहे। लेसन नंबर 2, द डबल लाटे फैक्टर। द डबल लाटे फैक्टर में ऑथर डेविड बाक मेनली अमेरिकन की एक डेली हैबिट को टारगेट कर रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग लोग अपने ऑफिस में काम करने से पहले लाटे कॉफी को पीते हैं, जिसकी कॉस्ट अप्रॉक्स 350 to 400 रुपीज होती है। और डबल लाटे फैक्टर के अनुसार अगर आप कॉफी शॉप में बैठे हो तो केवल कॉफी तो नहीं पियोगे बल्कि अलग से स्नैक्स या पेस्ट्री जरूर ऑर्डर करोगे, जिससे फर्दर 350 to 400 रुपीज का खर्च होगा, यानी खर्चा अब डबल हो गया। लेकिन हम इंडियंस टी या कॉफी पर 300-400 खर्च नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ इस फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट में ऑथर का मतलब केवल लाटे कॉफी से नहीं है बल्कि उस बेफिजूल खर्चे से है जिसे आप डेली या वीकली वेस्ट कर देते हैं। मान लीजिए आपकी आदत है कि एवरी वीकेंड्स पर आप अपने फ्रेंड्स के साथ पब या रेस्टोरेंट में जमकर पार्टी करते हैं और 500 से 1000 रुपए उड़ा देते हैं और एवरी मंथ 4 वीकेंड्स आते हैं, तो इस लिहाज से 2000 से 4000 टोटली वेस्ट हो जाता है। अब सोचिए इस अमाउंट को वेस्ट ना करते हुए सेव करें और बाद में इसी अमाउंट को किसी बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान या गवर्नमेंट स्कीम लाइक पीपीएफ में इन्वेस्ट कर दें, जहां गारंटीड रिटर्न मिलता हो जैसे 7 से 8% और वो भी टैक्स बेनिफिट्स के साथ। तो ओवर द टाइम 20 से 25 साल बाद ये अच्छा खासा लमसम अमाउंट बनकर आपको मिलता है। तो डबल लाटे फैक्टर के अनुसार सबसे पहले अपने स्पेंडिंग हैबिट्स को रिकंसीडर करें। ऐसे एरियाज फाइंड करें जहां से अननेसेसरी खर्चों को रोका जा सके और उस बचे हुए अमाउंट को सेव एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके आप अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव कर सकते हैं। लेसन नंबर 3, ऑटोमेट योर फाइनेंसेस। इस फाइनेंशियल प्रिंसिपल में इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को बिना कोई म्यूचुअल एक्शन लिए ऑटोमेट करने की बात कही गई है। ऑथर डेविड बाक इस प्रिंसिपल से हमें यह समझाना चाहते हैं कि आप अपनी मंथली इनकम में से एक फिक्स पोर्शन को ऑटोमेटिकली एंड सिस्टमेटिकली किसी ऐसे बेस्ट प्लान में इन्वेस्ट करते जाएं जिससे आपकी वेल्थ ओवर द टाइम ग्रो हो जाए। एज वी नो कि यह डिजिटल एरा चल रहा है जिसमें इन्वेस्टमेंट के लिए एक से बढ़कर एक मोबाइल ऐप लॉन्च हो चुकी हैं जिसमें आप अपने इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेट कर सकते हैं, वो भी बिना किसी टेंशन के। इसमें क्या होगा कि आपके सैलरी अकाउंट से एक फिक्स अमाउंट ऑटोमेटिकली कट होकर आपके चूज किए हुए इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में ट्रांसफर होकर इन्वेस्ट होता जाएगा। इसके लिए आपको फिजिकली या मेंटली कोई मैनुअल एक्शन भी नहीं लेना होगा, सारा काम ऑटोमेटिकली होता जाएगा। लेसन नंबर 4, प्लान योर टैक्स प्रॉपर्ली। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमें मंथली इनकम मिलती है वो पूरी नहीं मिलती बल्कि गवर्नमेंट उसमें से कुछ अमाउंट को एज अ टैक्स डिडक्ट करती है। साथ ही जब हम कुछ सामान खरीदते हैं तब भी हमें जीएसटी के नाम पर टैक्स चुकाना पड़ता है। ऐसे एक नहीं बल्कि कई सारे टैक्सेस हम डेली बेसिस पर पे करते हैं। लेकिन बात इन्वेस्टमेंट के रेफरेंस में करें तो ऐसे कई सारे टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं जो टैक्स बेनिफिट्स के साथ आते हैं। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड EPF, नेशनल पेंशन स्कीम NPS एंड पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF। टैक्स को प्रॉपर्ली मैनेज करने के लिए कुछ बेस्ट इन्वेस्टमेंट सेविंग स्कीम्स हैं जिसका लाभ आप उठा सकते हैं क्योंकि इसमें आप इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत इसमें जमा किए गए अमाउंट पर टैक्स बेनिफिट्स का लाभ उठा सकते हैं। इसके अंतर्गत इन्वेस्टमेंट अमाउंट, उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट और मैच्योरिटी होने के बाद मिलने वाले फाइनल अमाउंट, ये तीनों पूरी तरह से टैक्स फ्री होते हैं। इस तरीके से स्ट्रेटेजिकली अपने इन्वेस्टमेंट को टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में एलोकेट करके आप अपनी टैक्स लायबिलिटीज को कम कर सकते हैं, साथ ही साथ फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए एक बड़ी वेल्थ को भी क्रिएट कर सकते हैं। लेसन नंबर 5, टेक एक्शन नाउ। जैसा कि ऑथर डेविड बाक ने अपने बुक द स्टार्ट लेट फिनिश रिच में उन लोगों को टारगेट करके कहा है जो ये सोचते हैं कि अब हमारी एज 35-40 प्लस हो चुकी है और अब इन्वेस्टमेंट को लेकर हम लेट हो चुके हैं। तो ऑथर समझाते हैं कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर इन्वेस्टमेंट करने में कभी देर नहीं होती है। डेविड बाक इस बात को इम्पोर्टेंस देते हैं कि आप अपनी एज और फाइनेंशियल सिचुएशन की परवाह किए बिना इमीडिएटली इन्वेस्टमेंट पर फोकस करें। ऑथर डेविड बाक ये एडवाइस देते हैं कि पिछली फाइनेंशियल मिस्टेक्स और मिस्ड अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं है, बल्कि उन बातों पर फोकस करें जिस पर अभी आपका कंट्रोल है, जैसे मनी इन्वेस्टमेंट को लेकर स्मार्ट डिसीजंस लेना, आपके अर्निंग पोटेंशियल को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना और साथ ही फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए कंसिस्टेंटली सेविंग और इन्वेस्टमेंट करते रहना। अगर आप इन्वेस्टमेंट में देरी करेंगे, प्रोकास्टिनेट करते जाएंगे, तो इससे ओवरऑल आपकी ही फाइनेंशियल प्रोग्रेस में देरी होगी। इसीलिए जरूरी है कि बताई गई फाइनेंशियल स्ट्रेटेजीज को जितना हो सके उतना जल्दी इंप्लीमेंट करें। लेसन नंबर 6, लेवरेज द पावर ऑफ टाइम एंड कंपाउंडिंग। माना कि आप इन्वेस्टमेंट करने में बहुत लेट हो चुके हो, भले ही आप देर से शुरुआत कर रहे हो, लेकिन ऑथर डेविड बाक वेल्थ को बढ़ाने में टाइम एंड कंपाउंडिंग इफेक्ट के इंपॉर्टेंस को अच्छी तरह से जानते हैं। ऑथर के अकॉर्डिंग अगर आप कंसिस्टेंटली पैसे को सेव करेंगे और सही जगह इन्वेस्ट करते जाएंगे तो टाइम एंड कंपाउंडिंग इफेक्ट के अकॉर्डिंग आपका मनी टाइम के साथ तेजी से एक्सपोनेंशियली बढ़ता चला जाएगा। चलिए, यह तो बात हुई पहले पैसे कमाने की और उसके बाद इन्वेस्टमेंट करने की, लेकिन
ऐसे लोग भी हमारा वीडियो देख रहे होंगे जो अर्ली एज में है, यानी 20 से 22 साल के स्टूडेंट्स जो या तो स्टडी कर रहे हैं या गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उनके लिए क्या? तो इसके लिए नेक्स्ट लेसन को समझते हैं। लेसन नंबर 7, मेक मोर एंड मोर मनी। पैसे को बढ़ाने और वेल्थ को क्रिएट करने की कई सारी स्ट्रेटजीज में ये भी एक यूजफुल टिप है जो ऑलमोस्ट सभी एज ग्रुप के लिए इफेक्टिव प्रूफ होगी। जैसे अगर आप स्टूडेंट है और सोच रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट कैसे करें, क्योंकि कोई जॉब तो है नहीं जिससे मंथली इनकम आती रहे, अब इन्वेस्ट करने के लिए पैसे भी तो चाहिए, तो क्या करें? और अगर आप किसी जॉब में हैं लेकिन लाख कोशिश के बावजूद भी इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं बचते, तो क्या करें? ऐसी दोनों ही सिचुएशन में आपको अलग से कोई पार्ट टाइम जॉब पकड़ना होगा ताकि स्टूडेंट लोगों को पढ़ाई के साथ इनकम मिल सके और पहले से कमा रहे लोगों को अलग से एक्स्ट्रा इनकम मिल सके। जैसे पैसे कमाने के लिए आप घर बैठे कोई फ्रीलांसिंग जॉब कर सकते हैं जिसमें आपकी एक्सपर्टीज हो, लाइक ब्लॉग कंटेंट राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट और ग्राफिक डिजाइनिंग। स्टूडेंट लोग फ्रीलांसिंग जॉब को कभी भी अपनी सहूलियत के अनुसार कर सकते हैं और क्लाइंट को प्रोजेक्ट सबमिट करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्टडी में बेहतर हैं तो ऑनलाइन ट्यूशन या होम ट्यूशन देकर अलग से कमाई कर सकते हैं, या फिर अगर आप सोशल मीडिया की नॉलेज रखते हैं तो बड़े पेजेस के लिए सोशल मीडिया मैनेजमेंट का काम कर सकते हैं। यही नहीं, अगर आप किसी चीज को लेकर एक्सपर्ट हैं और उस स्किल की मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड भी है तो उस स्किल की पीडीएफ बनाकर या क्वालिटी ई बुक बनाकर इंस्टा मोजो जैसे प्लेटफॉर्म पर अपलोड करके बहुत सारी कॉपीज को ऑनलाइन सेल कर सकते हैं और मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। लेकिन असल बात यहाँ पैसा कमाने की नहीं बल्कि उस पैसे को राइट सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करने से है। जो भी आप पैसा कमाएं उसको कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते जाएं ताकि ओवर द टाइम आपका इन्वेस्टमेंट मैच्योर होकर एक बड़ा अमाउंट बन जाए। चलिए अभी लास्ट बट मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन को डिस्कस करते हैं। लेसन नंबर 8, फाइनेंशियल एजुकेशन इज की। अभी तक हमने मनी अर्निंग, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की काफी सारी बातें कर ली हैं, लेकिन पैसे को कैसे और कहां इन्वेस्ट करें ये एक अलग ही सब्जेक्ट है। बेटर इन्वेस्टमेंट के लिए आपको कंटिन्यूसली खुद को एजुकेट करना होगा और आजकल तो फाइनेंशियल नॉलेज को ब्लॉग्स पर, आर्टिकल पढ़कर और यूट्यूब पर जरूरी वीडियोस देखकर इजीली एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में डिटेल्ड नॉलेज लेना होगा, समझना होगा कि कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न दे रहा है और उसके बाद अपने फाइनेंशियल गोल के अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजिकली डिसीजंस लेने पड़ेंगे। यही नहीं, इसके अलावा आपको अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि इन फ्यूचर आपके पोर्टफोलियो में से कोई इन्वेस्टमेंट नेगेटिव रिटर्न देने लग जाए, तो स्थिति में आपका पूरा पैसा नहीं डूबना चाहिए। ओवरऑल प्रॉफिट जनरेट करने के लिए अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी है। जितना आप खुद को फाइनेंशियली एजुकेट करेंगे उतना ही बेहतर ढंग से फाइनेंशियल डिसीजन ले पाएंगे एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अननेसेसरी एक्सपेंसेस को जितना हो सके कम करके अपनी सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट को मैक्सिमाइज करें। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट नॉलेज को लेकर आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसी लगी? ऐसी कौन सी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है जिसे आप करंटली फॉलो कर रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को एक लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।